आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में। हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव डेटिंग से क्या मुराद है और कुछ दीगर एप्लीकेशंस देखेंगे रेडियो एक्टिविटी की, किन किन फील्ड के अंदर रेडियो एक्टिविटी हमारी मदद कर रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट नोट में आ जाता है अमूमन रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग भी इसे कहते हैं, हाउ द एज ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग या रेडियो एक्टिव जिसे हम डेटिंग कहते हैं, वो एक ऐसी टेक्निक है जो ऐसे मटेरियल्स पे बेस करती है जिनका डिके रेट नेचुरली यानी आप बेस करता है। तो जो कुदरत में अबंडस में पाए जाते हैं, सादा सादा लफ्जों में बात की जाए तो आप देखेंगे किसी मटेरियल के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल को चेक करेंगे, फिर आपको पता होगा कि उसका डिके रेट क्या है। यानी सादा लफ्जों में बात करें तो आप उसकी हाफ लाइफ पता होगी, फिर आपको उस चेक करेंगे कि उसकी हाफ लाइफ के मुताबिक उसकी कितनी कंसंट्रेशन बाकी है उस मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा लेंगे कि इतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो जो एक उम्र का अंदाजा करने का एक तरीकाकार हो जाएगा। तो ये टेक्निक जो रेडियो कार्बन की थी, सबसे पहले लिबी ने और उसके कुलीग ने 1949 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये चीज यानी उन्होंने डिस्कवर की। अब जनाब क्या है कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, यानी एक जैसे पैटर्न से जो डके होने वाले है, तो उसमें आप C14 की जो कंसंट्रेशन है उसको उन्होंने यानी एस्टिमेट किया। तो इस बात पे 1960 पे नोबेल प्राइज भी उनको मिला इस चीज पे। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो एज ऑफ अर्थ या इसी तरीके से जो डिफरेंट आपके वहां मुख्तलिफ मौके हैं, उनमें जो आप कह लो सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, वो इस कंसेप्ट से, इस प्रिंसिपल से हमने निकाला। तो अब हम जानते हैं कार्बन बुनियादी तौर पे दो स्टेबल्स आइसोटोप कैरी करता है, C12 C13, और एक अनस्टेबल उसका रेडियो एक्टिव होता है C14। और ये अर्थ पे होता भी है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ है 5730, यानी 5730 साल इसकी होती है। और ये उसके बाद डिके कर जाता है बीटा पार्टिकल को इमिट करके, जिसकी एनर्जी 0.016 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए कि C14 आता कैसे है, वो जरा समझ लेते हैं। जब कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं, तो वो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन करके न्यूट्रॉन पैदा करती हैं, यानी वहां से न्यूट्रॉन निकलते हैं रिएक्शन के नतीजे में। तो आपके पास यानी कि आप न्यूट्रॉन जो नतीजा इस नतर निकले वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपके पास जो अपने पार्टिसिपेंट के साथ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में होगा उसको वो हिट करते हैं। जैसे आप देखो, नाइट्रोजन को आपने न्यूट्रॉन से हिट करवाया, कार्बन बना, साथ में एक पॉजिट्रॉन आपका प्रोटॉन एमिट हुआ। तो अब क्या है कि ये जो हाईएस्ट रेट ऑफ कार्बन है, ये आमतौर पे 9 से 15 किलोमीटर की हाइट पे, यानी इतने अल्टीट्यूड पे होता है, और ये इवनली थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर यानी स्प्रेड कर जाता है। और आपके पास ये जाहिरा ऊपर फिजा में ऑक्सीजन भी है, तो उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, मगर कार्बन का वो है यानी C14 वाला, जैसे आप इस जगह रिएक्शन पे देख रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब समुद्रों में मिल जाती है पानी के साथ। प्लांट इसको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, फिर वो जाहिरा एनिमल्स तक पहुंच जाता है। तो हर लिविंग चीज के अंदर जो है ना C14 पहुंच जाता है। ठीक है, और ये एनवायरमेंट में यानी मौजूद रहता है। अब एक दफा एक शख्स अगर कोई मर गया जानदार, तो जाहिर सी बात है मजीद C14 तो नहीं लेगा, तो उसका वो एक्सचेंज स्टॉप कर देगा। तो जैसे ही C14 की अमाउंट स्टॉप करेगी, अब उसके बाद जाहिर है उसका एक डिके का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपके पास C14 सी न्यूट्रॉन में डिके करेगा, और आपके पास जैसे मैंने कहा बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो निकलेंगे साथ में। तो अब आपके पास इसकी हाफ लाइफ, अब आपको पता है 5730 साल है कि इतने यानी में ये निस्फ रहेगा उस बॉडी के अंदर से। तो ये जो डिके है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि कितनी देर तक एक लिविंग मटेरियल जो मरने से पहले तक था उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब जो समुद्रों के अंदर पौधे होते हैं, जाहिर है वो कार्बन मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करते हैं। तो ये उनके अंदर यानी इतना अच्छा कोई मेथड नहीं है, यानी आप कह लो कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हम इसको इतना बेहतर तरीके से नहीं नाप सकते, क्योंकि उनके कार्बन लेने के जो मेथड है जो वो डिफरेंट मेथड से आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि जो C14 है वो कांस्टेंट है, यानी कि आपके
की प्रोडक्शन जो है मसलसल हो रही है। तो जो आपके पास सैंपल की एक्टिविटी है वो डायरेक्टली कंपेयर की जाएगी किससे, इक्विलिब्रियम एक्टिविटी ऑफ लिविंग मैटर से, और उसकी एज कैलकुलेट कर ली जाएगी। बहुत सारे टेस्टों ने वेरीफाई किया कि ये तरीकाकार सही है, यानी कि आपके पास सही एप्लीकेशन, सही उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो लो एक्टिविटी है C14 की, वो एज डिटरमाइन करने के लिए अप टू 30,000 ईयर्स तक हम इसके साथ मुख्तलिफ काउंटर टेक्निक्स के साथ इसको देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन भी कह लो कि इतने बहुत ज्यादा पीछे चले जाए तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। नॉन लिविंग के अंदर आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो लिविंग के साथ हम इसे एसोसिएट कर रहे हैं ना। तो आपके पास नॉन लिविंग और मिनरल्स वगैरह में ये चीज, ये टेक्निक कार्बन डेटिंग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होती। वहां पे यूरेनियम डेटिंग हम देखते हैं कि आपकी जो एज ऑफ अर्थ है वो हमने यूरेनियम डेटिंग से निकाली थी। तो आपके पास क्योंकि U-238 की भी हाफ लाइफ बहुत अच्छी है, लेड आप ज़ाहिर डिके होते होते कुछ लेड पार्टिकल जितने होंगे, तो वो जियोलॉजिकल स्पेसिमेन में हम यूरेनियम डेटिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि पत्थरों की या मिनरल्स की उनकी लाइफ का हम अंदाजा कर सकें। ठीक होगी बात। फिर अगर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की बात करें तो एक बुनियादी टेक्निक कहलाती है ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर क्या होता है कि रेडियो आइसोटोप को हम क्या करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च के अंदर एक रेडियो आइसोटोप ऐड कर दिया जाता है, और वो आप उसको आइसोटोप को स्टडी करते हो, जो पूरे सिस्टम को समझने में मदद करता है। खास तौर पर अगर हम मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो रेडियो आइसोटोप्स दो मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए। अब आपके पास यानी डायग्नोसिस में ब्लड सर्कुलेटरी है, बोन का मसला है, मेटाबॉलिज्म, ट्यूमर, तो ये सारे मिसाइल यानी डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, जैसे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट का फ्लो देखना हो तो सोडियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि वहां पे जाहिर सी बात है वो रुकना शुरू हो जाएगा, वहां पे रेडिएशन का आपके जो काउंटिंग है ज्यादा हो जाएगी, तो वो आप एरिया डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अब आपके पास क्या है, जो ओवर एक्टिव थायराइड है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल थायराइड से ज्यादा तक होल्ड करके रखेगा इसको। और पेशेंट तरीकाकार क्या होता है कि पेशेंट को ग्लास ऑफ वाटर दे देते हैं जिसमें आयोडीन का आइसोटोप होता है 131, सोडियम आयोडाइड होता है, और आप फिर काउंट रेट देखते हैं 24 घंटे के अंदर, और आप मुतय्यन कर लेते हैं कि आया हमारा ग्लैंड नॉर्मल है, ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। फिर इसी तरीके से हम अनीमिया का भी टेक्निक से देख लेते हैं कि जो अनीमिया पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ब्लड है, यानी आयरन जो होता है वो ब्लड में ज्यादा देर तक रोक कर रखता है नॉर्मल पेशेंट की बनिस्बत, तो इसी तरीके से वो भी मेथड इस्तेमाल कर लिया जाता है। थेरेपी की बात करें तो आयोडीन को थायराइड ग्लैंड के इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, और डिटेक्शन के लिए 131 होता है, और ट्रीटमेंट के लिए 129 होता है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 8 दिन होती है, इसकी हाफ लाइफ 60 दिन होती है, तो इसलिए उसको 8 दिन वाले को इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है स्किन डिजीजेस के लिए, कोबाल्ट को यूज किया जाता है कैंसर के लिए, सोडियम जो है वो आमतौर पर मेडिकल रिसर्च में यूज होता है मुख्तलिफ मेडिसिन की, जैसे NaCl है उसमें रेडियो एक्टिव सोडियम मिक्स कर दिया जाता है, और वो फिर मेडिसिन और पेशेंट को दिया जाता है, और उसकी मदद से हम फिर देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ मेडिसिन बॉडी के अंदर, और उसके इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो आपके पास यानी रेडियो आइसोटोप को जो नुकसानात वाले इफेक्ट्स हैं उसकी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि रेडिएशन को स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी आपके पास, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लार्ज डोजेस जो हैं वो आपके पास जाहिर सी बात है बैक्टीरिया इंसेक्ट्स को किलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास एग्रीकल्चर की बात करें तो आप फसलों को बढ़ोतरी में इसका काफी इस्तेमाल है। जैसे आपके पास P32 है, अगर हम उसको फर्टिलाइजर में मिला देते हैं, फसल जमीन में चला जाएगा, जमीन से पौधा उसको लेना शुरू कर देगा, तो पौधे में एक्टिविटी आ जाएगी। तो वो फास्फोरस को हम देखेंगे, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर प्लांट कितनी खाद लेता है, कितनी जाया करता है। फिर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बात करें जहाँ पे अल्फा बीटा रेडिएशन को हम आइसोटोप से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो मटेरियल जो टेस्ट किया जा रहा होता है उस रेडियो आइसोटोप को रेडिएशन डिटेक्टर में, तो हम उसका जो काउंटिंग रेट है डिटेक्टर पे मेजर करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर वगैरह मेजर करने के लिए। इंडस्ट्री की बात करें तो आपके पास इंडस्ट्री में यूज होता है कि हम इसको मिसाल के तौर पे एक बेरिंग है, वो अब आपने उसे यानी जो चलाना है उसे पर्टिकुलर कंडीशन में रखना है, तो जो उसका यानी आप रेडियो एक्टिव स्टील यूज करते हैं, अब उससे क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल में वो बताता है हमें कि किस हद तक यानी आपके पास उसने इस्तेमाल किया, कितना उसको उसने जाया किया है। तो ये सारा बेसिक मकासद मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है।
तो जनाब ये चंद चंद चीजें चीजें आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन है। आपको जस्ट एक इन्फो होनी चाहिए, इन्फो बेस कह लो, कोई इसमें खास रटा रुटा मारने वाली बात नहीं है। तो जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।